Dear students, welcome back. Yes, current affair roundup for January 2026. कैसी दिखती है दुनिया और कैसी दिखता है अपना देश? क्या होती हैं घटनाएं जो बन के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके डिफरेंट एग्जाम में, ऑल काइंड ऑफ एग्जाम। आई एम सॉरी कि ये वीडियो लाने में देरी हुई है, लेकिन इसकी भरापाई होगी एक पावर पैक इन्फो सेशन के साथ। तो चलिए बातचीत करते हैं बंद और शुरुआत करते हैं पॉल साइंस हेल्थ प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर राउंड अप फॉर जनवरी 2026 फॉर ऑल एग्जाम। और ये जो बुक है, ये तो आप लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बेस्ट रिसोर्सेज हैं। इसकी जो लिंक है, डायरेक्ट इसको क्लिक करके आप amazon.in पे इसको परचेज कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट परेशान होते हैं, वो मोबाइल ऐप पे इन बुक को खरीदना चाहते हैं, मोबाइल ऐप पे बंद कर दिया अमेजन ने। अब उनकी कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अनदर इशू। ये जो है वेब से आपको सर्च करना पड़ेगा, इंटरनेट पे amazon.in के साइट पे जा करके, जो कि हम लोग कम करते हैं, हम लोग मोबाइल ऐप से खरीदते हैं। मोबाइल ऐप से आप किंडल ई बुक नहीं परचेज कर सकते हैं, आपको वेब पे जाना होगा और वहां पे जाकर के बाय ऑप्शन आपको दिखता है। एक तो ये आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात जो स्टूडेंट को परेशान करती है कि जब मैं किंडल ई बुक खरीदता हूं तो वो कब मुझे डिलीवर होगी। आपको पता होना चाहिए कि किंडल ई बुक जो है कोई डिलीवरी नहीं होती है। जैसे ही आप परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, बुक जो है आपके किंडल लाइब्रेरी में डाउनलोडेड हो जाती है। किंडल लाइब्रेरी को आप कैसे एक्सेस करते हैं? वेब पे किंडल रीडिंग ऐप फ्री है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल पे कर सकते हैं, टैबलेट पे कर सकते हैं, लैपटॉप पे, कहीं भी। और वहां पे जब आप किंडल की ऐप में जा करके लाइब्रेरी को डबल क्लिक करेंगे तो वहां आपको अपनी बुक दिखेगी, उसको क्लिक कीजिए और पढ़िए। दैट इज ए ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन है। आपको पता है पॉल साइंस एलपीजे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, 100% ऑनलाइन। इसकी बुक्स भी ऑनलाइन है, इसके क्लासेस ऑनलाइन है, इसके टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है, फाउंडेशनल जो बैच है, लेक्चर्स है, ऑनलाइन है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको कि एक एस्टैब्लिश करने की कि प्योर ऑनलाइन जो पूरा प्लेटफॉर्म कैसे जो है मैनेज हो सकता है, जिसमें कि स्टूडेंट पूरे इंडिया के कहीं से भी जुड़ सकते हैं, अपने कन्वीनियंट प्लेसेस से, अपने होम से, अपने गांव से, और एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रयास है। ये सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज पे एक नजर दौड़ाते हैं। दुनिया कैसी दिखी एग्जामिनेशन पर्पस से दिसंबर 2025 में। लेट अस सी। चलिए शुरुआत करते हैं एक पावर पैक्ड इन्फो सिलसिला, क्वेश्चन आंसर के थ्रू दुनिया और भारत को समझने की एक कोशिश एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ऑफ कोर्स, द चाइना मोचुओ और मेडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? चाइना देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना के कुछ रीजन से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, और ये रिवर है यारलंग सांगपो रिवर इन तिब्बत। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों, मतलब, और ये न्यूज में कैसे आ गया? ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान मामला है नहीं। पहले तो ये समझिए कि ये जो यारलंग सांगपो रिवर है उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। वो ऐसे है कि वो तिब्बत, कैलाश मानसरोवर और तिब्बत से बहती हुई इंडिया में ऐसे आती है। ये तिब्बत में ये जो है सांगपो रिवर होती है और यहाँ आकर के जो है ब्रह्मपुत्रा में बदल जाती है। उसी ब्रह्मपुत्रा के अपर रीचेज पे समझिए कि तिब्बत में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनने से यहाँ जो डाउन स्ट्रीम में बांग्लादेश और इंडिया को पानी की कमी हो सकती है, ब्रह्मपुत्रा का पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। इसके चलते जो है इंडिया इस पे काफी एतराज जता रहा है, बांग्लादेश भी। इसलिए ये न्यूज में था। व्हाट वाज द नेम ऑफ यूएस ऑपरेशन टू कैप्चर वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो? ये तो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। क्या मतलब, कैसी अजीब सी इंट्रिग्विंग पिक्चर थी कि किसी एक एक सॉवरेन स्टेट दूसरे सॉवरेन स्टेट के राष्ट्रपति को ऐसे पकड़ता है, ऐसे किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा हो, जैसे पुलिस पकड़ती है, और 4.5 मिनट के अंदर उसको कैप्चर करके लाते हैं, पेड़ों पैर में और हाथ में बेड़ियां बांध के। आई डोंट नो, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे लगेगा, जहाँ की हम वेस्टफेलियन ट्रीटी की बात करते हैं, जहाँ हर स्टेट सॉवरेन है और हर स्टेट बराबर है। तो हमें लगता है कि जो स्टीफन डे क्रिस्नर ने जो बुक लिखी थी कि सॉवरेनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, वो सही होती हुई दिखती है। क्या है सॉवरेनिटी? क्या वेनेजुएला एक सॉवरेन कंट्री है?
और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो लिखते हैं अपने एक्स हैंडल पे या कहीं भी ट्रुथ सोशल पे कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति मैं हूं, मैं चला रहा हूं वेनेजुएला को। आई डोंट नो ये वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी कैसी डस्टबिन में चली गई इस वर्ल्ड में। बट एनीवेज यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ तो मैं डाइग्रेस हुआ सॉवरेनिटी पे। क्वेश्चन ये है कि उस ऑपरेशन का क्या नाम है, और उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसका रिजॉल्व डोंट नो, बुल्ली। अपार्ट फ्रॉम द रिसेंट कैप्चर ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, क्या यूएसए ने इस टाइप का ऑपरेशन लॉन्च करके किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है, या पहला इंसिडेंस है? आपको जान के हैरानी होगी कि यह पहला इंसिडेंस नहीं है। 89-90 में अमेरिका ने ऐसे ही जो है पनामा, छोटी सी सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, उस पर अटैक किया जहां से पनामा नहर फ्लो करती है, और उनके जो प्रेसिडेंट है मैनुअल नोरिएगा, उसको पकड़ करके यूएस ले गई और उनको उन्होंने वहां जेल में डाला। तो ऐसे पहली बार नहीं हुआ। इसके अलावा जिनको कि अपने यहाँ खींच के नहीं ले गए हैं, इमिलियो एग्विनेलाल एग, 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 एग्विनल एग्विनलाल एग्विनाल्डो एग्विनाल्डो जो है 1901 में ये यूएस के फोर्स ने कैप्चर किया फिलीपींस अमेरिकन वॉर के टाइम में, फिलीपींस के प्रेसिडेंट को। और सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया यूएसए ने 2003 में। वो तो हम लोगों ने टेलीविजन पे पूरा देखा था। नेक्स्ट है हु इज डेल्सी रॉड्रिगेज, और ये भी वेनेजुएला से रिलेटेड है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो यूएस ने कैप्चर किया, तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। वहां पे दो कंटेंडर थे, एक वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज, और दूसरी थी कोरोना मचैडो, जो कि नोबेल पीस प्राइज जीती थी, विरोधी दल की लीडर। लेकिन चूंकि उन्होंने नोबेल प्राइज एक तरह से ट्रंप से छीन लिया, तो ट्रंप उनको तो प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया उन्होंने। ये अलग बात है कि कोरोना मचाडो बेचारी घबराते हुए अपनी नोबेल पीस प्राइज को लेके गई और उन्होंने हैंड ओवर कर दिया ट्रंप को। मजाक, फार्स, हैंड ओवर कर दिया ये कहते हुए कि हुजूर ये लीजिए मेरा नोबेल पीस प्राइज मैं आपको देती हूँ, और उन्होंने हंसते हंसते ले भी लिया उसको। ये भी अजीब सी फार्स है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रम्प महोदय नहीं पिघले और वो राष्ट्रपति नहीं बन पाई, और बन गई ये जो वाइस प्रेसिडेंट थी, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। लेकिन सभी जानते हैं कि ये एक डमी प्रेसिडेंट है, एक्चुअल जो प्रेसिडेंट है वो तो ट्रम्प ही है अभी वेनेजुएला के। हु इज साइने ताकियाची, ये तो चलिए फरवरी महीने की जो होगी करंट अफेयर, उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन अब इनको आयरन लेडी ऑफ जापान कहा जाता है। ये करंट प्राइम मिनिस्टर है, और उन्होंने एक पंपिंग मेजोरिटी वहां के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जिस पार्टी को लीड करती है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहां 70 सालों से राज कर रहा है, उसको उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत बड़ी मेजोरिटी दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है जिसने कि जनवरी महीने में पूरी दुनिया को हिला करके रखा, और ऐसा लगा कि यूरोप और अमेरिका उलझ पड़ेंगे, उनमें वॉर हो जाएगी, और वो ग्रीनलैंड को लेके थी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज वेयर इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ी आइलैंड है, ऑलमोस्ट वन थर्ड इंडिया के लैंड मास का। चेक कर लीजिए, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। और ये जो है आप देख सकते हैं कनाडा से ऑफ है, ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहाँ पे डेनमार्क है। ये डेनमार्क के अंदर आती है, जबकि ये पूरा आर्कटिक ओशन है, बर्फ से ढका रहता है, नॉर्थ पोल के पास में है। और यहाँ पे बहुत थोड़े समय के लिए जो है हल्की सी जो है फ्रॉस्ट जो है वो बर्फ पिघलती है, जिसको परमा फ्रॉस्ट कहते हैं। और थोड़ी बहुत जो है कुछ खेती उती होती होगी, लेकिन बाकी वहाँ पे लोग मीट उट खा करके ही और रेंडियर और इन सब के साथ में रहते होंगे। लगभग 50-60 हजार आदमी इस बड़े आइलैंड पे रहते हैं। लेकिन इस आइलैंड के अंदर छुपा हुआ है रेयर अर्थ, बहुत सारे ऑयल और मिनरल, और बहुत स्ट्रैटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए यूएस की नजर इस पे है। वैसे यूएस को इस पर मिलिट्री बेस बनाने की पूरी छूट है, और काफी यूएस इसको यूज करता है। लेकिन यूएस का ये कहना था कि डेनमार्क जो इस पे कब्जा जमाया है वो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, और इसको अमेरिका के अंदर होना चाहिए, अमेरिका लेके रहेगा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे जो है एक फोटो दे दिया जिसमें कि ग्रीनलैंड पे वो अमेरिका का झंडा लहराते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि डेनमार्क जो है नाटो का मेंबर है, यूएस भी नाटो का मेंबर है, और एक नाटो का मेंबर यदि दूसरे, उन्होंने ये भी कहा था ट्रम्प कि हम अटैक करके भी ग्रीनलैंड को ले सकते हैं। तो
पूरी दुनिया हिल गई कि क्या होगा यदि एक नाटो कंट्री दूसरे नाटो कंट्री पे अटैक करे, क्योंकि यदि इस पे वो अटैक करते हैं ग्रीनलैंड पे, तो वो कनाडा डेनमार्क पे अटैक मानी जाएगी, और फिर क्या होगा, नाटो कहाँ जाएगा? नाटो भी जो है एक तरह से डस्टबिन में चला जाएगा, और यूरोप और अमेरिका भी लड़ पड़ेंगे, क्योंकि यूरोप इतनी इस बात से आहत हो गया कि उनको लगा कि एक रेड लाइन अमेरिका ने क्रॉस कर दी है, और उन्होंने अपनी एक ज्वाइंट सेना जो है वो ग्रीनलैंड भेज दी रक्षा करने के लिए, यदि अमेरिका अटैक करता है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस कगार पे पहुंच गई थी, लेकिन फिर एक गुड सेंस प्रिवेल्ड अपॉन ट्रम्प, उन्होंने घोषणा किया कि हम फोर्स का यूज नहीं करेंगे। ये सारी बातें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन ये था कि इसकी राजधानी कहाँ है। ये तो चलिए नूक में है, जो कि साउथ वेस्ट में है इस आइलैंड के। दूसरा है कि इसकी पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। पॉलिटिकल स्टेटस ये है कि ये एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस टेरिटरी है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क एक किंगडम है, नॉर्वे भी एक किंगडम है, और उसके अंदर में आती है, लेकिन सेल्फ गवर्निंग है, मतलब कि अपना खुद यहाँ इलेक्शन होता है, खुद चुनते हैं यहाँ के लोग। जब यहाँ के लोगों को रेफरेंडम कराया गया था कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा था हम डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं। इस बार भी जब वहाँ के कई लोगों से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते, हम डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। इसकी जो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड की एक तरह से फॉरेन अफेयर, डिफेंस और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, और उसको काफी सारा मदद भी एक साल में करीब $600 मिलियन की मदद भी करता है। और वहाँ के जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि डेनमार्क के साथ खुश हैं। वैसे तो ये अजीब सी बात है कि इतने दूर एक आइलैंड को क्यों डेनमार्क कंट्रोल करता है। इसका जो हिस्ट्री है ये बहुत सालों, 700-800 साल पहले जाती है, जिस समय की नॉर्वे और डेनमार्क एक किंगडम होते थे। नॉर्वे डेनमार्क अलग अलग राज्य नहीं थे, वो एक किंगडम थे। और नॉर्वे और किंगडम जो है उसको, वो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करते थे। बाद में कुछ समय के लिए नॉर्वे के पास गया ग्रीनलैंड, फिर नॉर्वे से जो है डेनमार्क को ट्रांसफर हुआ। ये सारी कहानी है। अमेरिका को यहाँ पे यूएस को काफी ज्यादा लिबर्टी दी गई डेनमार्क के द्वारा, कि वो अपना बेस बना सकते हैं, मिलिट्री बेस एंड ऑल। लेकिन ट्रम्प इसको पूरी तरह हथियाना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ईयर इस्लामिक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन ईरान एस्टैब्लिशिंग द प्रेजेंट रिजिम। ये क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी ईरान में बहुत बड़ी एक सिविल राइट जैसी सिचुएशन पैदा हुई। वहां हजारों लोग, लाखों लोग सड़क पे निकल आए, और पुलिस ने, वहां की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं, आईआरजीसी, उन्होंने ओपन फायर किया, और हजारों लोग उसमें, सब माना जाता है कि मारे गए। इससे पूरी दुनिया में जो है चिंता फैली कि ईरान में क्या तख्ता पलट होने वाला है। यूएसए जो है बिल्कुल एक्टिवली वो सपोर्ट कर रहे थे एजिटेटर्स को। एजिटेटर्स की डिमांड बहुत मिक्स थी। एक डिमांड तो सत्ता परिवर्तन जैसी भी थी, लेकिन वहां पे जो इकोनॉमिक कठिनाइयां हैं उसको लेकर के लोग सड़क पे आ गए थे। अल्टीमेटली जो है वो विद्रोह एक तरह से ईरान की सत्ता ने दबा दिया, अयतुल्ला खमैनी जो है। और लेकिन उसके बाद एक नई जो है एक चिंता उभरी कि यूएसए ने कहा कि मैं तो अटैक कर दूंगा ईरान पे। उन्होंने एक बार अटैक किया भी था। उन्होंने अपनी जहाजी बेड़ा भी वहां भेज दिया अरबियन सी में, और काफी हाइटेंड टेंशन हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक सब कुछ स्टेटस को मेंटेन है। मैं पूछ रहा हूं कि किस साल जो है ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, और अमेरिकी परस्त एक जो सरकार थी, कठपुतली सरकार, जो अमेरिका के इशारों पे नाचती थी, उसको हटा करके वहां पे आयतुल्लाह khomeini, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की, जो लगभग जैसे तालिबान जैसे अफगानिस्तान में, उस तरह कुरान और शरिया उस पे चलने वाले। आप उसको कह सकते हैं कि वो काफी कंजर्वेटिव फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक स्टेट बन गया। किस साल हुआ था वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन? वो हुआ था 1979 में। आप देख सकते हैं लाखों लोग सड़क पे उतर करके, उस समय में रेजा शाह पहलवी, जो कि डायनस्ट थे, उनका शासन होता था, जो कि अमेरिका के पिट्ठू थे। उनको हटा करके इस स्पिरिचुअल लीडर के नेतृत्व में उन्होंने एक नई गणराज्य की स्थापना की, जो कि अभी तक चल रहा है। बाद में एक ईरान में प्रेसिडेंट हुए, अयतुल्ला खोमेनी। वो खोमैनी और खेमैनी अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूँ, लेकिन ही इज नॉट प्रेजेंटली नॉट द सेम व्यक्ति। इनकी मृत्यु हो चुकी है। वो खेमैनी भी अब जो है 90 साल के करीब पहुंच चुके हैं, वो भी काफी ओल्ड हो गए हैं, और वो अब स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट से भी ऊपर जो है स्पिरिचुअल लीडर की गणना होती है, मतलब वो देश के सर्वोच्च लीडर है, ना कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ईरान के कौन है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो ये 79 बहुत बड़ी घटना थी, और उस समय से यूएसए की आंख की किरकिरी ईरान बना हुआ है उस समय से, और दोनों में तानातानी चल रही है। व्हाट वाज हवाना सिंड्रोम?
ये जो है बहुत ही अजीब सी बात थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक समय में 2016 में यूएसए के डिप्लोमेट्स ने और कैनेडियन डिप्लोमेट ने कई कंट्री में जो है ये शिकायत की कि अजीब से उनको साउंड आते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है और उनको बहुत अजीब सा जो है वो नींद आती है, हेडेक होती है और दिमाग ही उनका विचलित हो जाता है। तो ये ऐसा माना गया कि ये रसियन एक यंत्र है और वो यूएस के डिप्लोमेटिक जो कंसुलेट है या एम्बेसी उसमें वो यंत्र को छोड़ा जाता है। वो एक अजीब साउंड निकालती है जिससे कि सारे डिप्लोमेट इस तरह से इम्पेयर्ड हो जाते हैं। वैसे उस पर कोई कंक्लूसिव इवेंट नहीं निकला, लेकिन यूएस ने रसिया पे इसका आरोप लगाया था। बाद में जो है 2026 में जो अभी एब्सोल्यूट रिजॉल्व हुआ, उसमें ऐसा कई लोग कहते हैं कि निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने उसी हवाना सिंड्रोम का जो है वो इस्तेमाल किया और उससे जो है मदुरो का दिमाग और वहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े से हिल गए और उनको कैप्चर करने में आसानी हुई। इसको हवाना सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि क्यूबा में पहले बार इसको यूज हुआ था। चेक कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं अभी भूल रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, हवाना सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा। What is the name of a Danish-led, मतलब Danish मतलब Denmark-led, months-long military operation in Greenland beginning January 15, 2026 to bolster NATO presence and deterrence in the Arctic? जो मैंने कहा कि यूरोप ने जो है लड़ाई करने की ठान ली कि यदि अमेरिका अटैक करेगा तो नाटो की जो सेना लड़ेगी अमेरिका से। कैसी विचित्र सिचुएशन होती, आप सोच सकते हैं क्या होता है, भयावह सिचुएशन। मैं पूछ रहा हूं कि उस मिलिट्री ऑपरेशन का क्या नाम था जो यूरोप ने ग्रीनलैंड में किया नाटो के अंतर्गत। उसका नाम था ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। What is ICE in USA? Why was it in news recently? ICE ये काफी न्यूज में था क्योंकि दो जो है लोग इसमें मारे गए, जो जो एक तरह से एक्सपैट्रिएट कह सकते हैं। उन पर आरोप था कि वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे थे और पुलिस के कस्टडी में गलत बिहेव कर रहे थे ऑल। इस पे काफी जो है हंगामा हुआ। देखिए क्या हुआ। आइस का फुल फॉर्म है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। यूएस में अब ये लोगों को पकड़ते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उनको फोर्सिबली डिपोर्ट करते हैं यदि वो सही में यूएस के सिटीजन नहीं है। लेकिन दो लोग जो इसमें मर गए, उन मरने वालों का नाम था रीनी गुड और एलेक्स प्रेटी। और इसके चलते जो है मिनियापोलिस में एक तरह का दंगा भड़क गया और लाखों लोग जो है रोड पे आ गए और उन्होंने एक नेशनल शटडाउन आइस आउट प्रोटेस्ट किया 30 जनवरी 2026 को। और काफी बड़ी ये घटना बन गई, इसीलिए ये न्यूज में आ। सैक्स डैम, सेक्स डैम या साक्ष्यगम, साक्ष्यगम कह लीजिए, साक्ष्यगम वैली डिस्प्यूट इस दो कंट्री के बीच में है। ये काफी जनवरी में न्यूज में रही सक्सगम। और सक्सगम जो है इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। ये जो सक्सगम वैली है जिसको कि ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं कि करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक रीजन है जो चाइना अभी डी फैक्टो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये पार्ट जो है कश्मीर और वो पार्ट जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती ऑक्युपाई कर रखा है उसका वो टुकड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने 1963 में ये टुकड़ा जो है वो चाइना को दान कर दिया और चाइना ने उस पर काफी अपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली। इंडिया इसको अपना टेरिटरी मानता है, हम लोग मानते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं है जो उन्होंने जबरदस्ती पीओके हथियाया है उसके किसी भी टुकड़े को देने का, क्योंकि वो सॉवरेन इंडिया का पार्ट है। इसीलिए ये वैली जो है अभी डिस्प्यूट में आ गई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। द अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम इज एस्टैब्लिश विथ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरब में कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ओआईसी, यहीं पे जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है और यहीं पे जो है गल्फ अरब लीग भी है। ओपेक का भी एक मेजर पोर्शन जो कंट्रीज है वो सेंट्रल मिडिल ईस्ट इन एशिया में फॉल करता है या वेस्ट एशिया कह लीजिए। तो अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम जो है ये अरब लीग के साथ इंडिया ने अपनी एक कोऑपरेशन फोरम बनाई है अरब लीग के साथ। अरब लीग जो है कैरो इजिप्ट में 1945 में सेटअप हुआ था। समझिए सेम ईयर जिस साल की यूनाइटेड नेशन सेटअप हुआ था। इसमें अभी 22 मेंबर हैं।
इसके साथ इंडिया ने जो है इंडिया अरब कोऑपरेशन फोरम स्टैब्लिश किया, जिसके हर 2 साल पे फॉरेन मिनिस्टर की बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी से पूछ रहा हूँ कि सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कब हो रही है और कहाँ हो रही है? ये हो रही है न्यू दिल्ली में, जनवरी 31 2026 को हुई। अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम जो है 2008 में सेटअप की जाती है और इसको 2013 में काफी और बढ़ा दिया गया। ये कोऑपरेशन फोकस करता है एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, कल्चर एंड सिक्योरिटी पे। इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑरेरा? ऑरेरा बोरियलिस भी कहते हैं इसको, इसको नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं क्या चमत्कारी जो है नॉर्थ पोल पे, और नॉर्थ पोल से बहुत दूर भी दिखता है आर्कटिक सर्कल पे। साल में कभी कई बार ये जो है ये लाइट दिखती है। लोग इसको जब देख के भौचक होते हैं। ये सुपर रेनबो जैसा दिखता है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि कोई लेजर लाइट चला रहा हो पूरे आसमान में। अभी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्वे में इस साल जो है, अभी हाल में ही, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 फरवरी, तो यहाँ पे एक हार्ट शेप का ऑरेरा आया और लोग कह रहे हैं कि ये वैलेंटाइंस डे जो 4 दिन आने वाला है उसकी जो है प्रीकर्सर है, कि ये दिल का शेप बनते हुए ऑरेरा आया। तो ऑरेरा मैं पूछ रहा हूँ क्या है। बेसिकली ये क्या होता है कि जो सोलर फ्लेयर, सोलर सन से बहुत सारे मैग्नेटिक जो है वो पार्टिकल्स निकलते हैं, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो ये दोनों मिल करके जो है एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब जब एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है तो बहुत सारे कलरफुल जो है वो एनर्जी इसमें रेडिएट होती है हर समय। आप देखेंगे बहुत सारे जो एटॉमिक, जो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो वो इन कलर इमिट करते हैं, और उसी को जो है कलर इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड और इस टाइप में यूज होती है। तो यहाँ पे वही कलर इमिट हो रही है, आप इसको पढ़ लीजिए, ल्यूमिनस नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन अर्थ पोलर रीजन कॉज्ड बाय सोलर पार्टिकल, और यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है। चागोस आइलैंड इज लोकेटेड इन विच सी? चागोस आइलैंड्स अभी अचानक से न्यूज में आ गया, क्यों? आप पहले देखिए इसको। ये सेंट्रल इंडियन ओशन में, मतलब एकदम बीच हिंद महासागर में, इंडिया से करीब 1500-1600 किलोमीटर दूर चागोस आइलैंड है। बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड है। उसमें से जो है एक आइलैंड, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे हैं, एक आइलैंड जो है डिएगो गार्सिया भी है। उसको एटोल कहते हैं। एटोल ऐसी आइलैंड होती है जो कि कोरल रीफ से बनती है। तो वो एटॉल है, वो आइलैंड मतलब थोड़ी सी ही ऊपर सी से रहती है, और वहां पे अमेरिका ने, यूएस ने अपनी बड़ी एक जहाजी बेड़ा रखा हुआ है, मतलब नेवल बेस, मिलिट्री बेस बनाया है। और इसी डिएगो गार्सिया से जब 1971 में जब हम बांग्लादेश वॉर कर रहे थे तो अमेरिका की जहाज जो है यहाँ चल के जो है बंगाली खाड़ी तक पहुंच गई थी, और निक्सन ने धमकी दिया था कि हम जो है जहाजी बेड़ा भेज देंगे, जैसे अभी ट्रंप ने धमकी दिया है ईरान को। उसी तरह से उन्होंने जहाजी बेड़ा भेजा था, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया और हम लोगों ने बांग्लादेश बना दिया था। अभी ये क्यों न्यूज में आई कि ये चागोस जो आइलैंड है वो ब्रिटिश टेरिटरी मानी जाती थी। आपको पता है ब्रिटेन तो पूरी दुनिया का मालिक था, तो उसने ऐसे कई कई फॉकलैंड आइलैंड और चागोस आइलैंड ऐसे उसने कब्जे कर रखे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने वहां के जो नियरेस्ट जो लैंड मास थे, जो कंट्री, उसको उन्होंने नेचुरली वो हैंड ओवर करते गए गुडविल में, और करना भी चाहिए। तो अभी यूके ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसके बगल में जो है मॉरिशस है, देखिए यहाँ मॉरिशस है, तो इन्होंने मॉरिशस को जो है ये अपनी इसकी टेरिटरी हैंड ओवर करने का फैसला किया। ट्रंप ने कहा कि ये फुल्लिस डिसीजन है यूके का, नहीं करना चाहिए। व्हाट इज वन ब्यूटीफुल बिल इन यूएसए पॉलिटी? इसको लेके ट्रंप इतने उत्साही थे, इसी बेसिस पे जो है उनकी इलॉन मस्क से झगड़ा हुआ, वो अलग भी हो गए ट्रम्प से। तो लेकिन ये है क्या वन ब्यूटीफुल बिल? अभी फाइनली ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ये एक मेगा बिल है जो ट्रम्प का ड्रीम बिल था, जिसमें उन्होंने ढेर सारे रियायतें कॉरपोरेट सेक्टर को दिया है, रिच पीपल को दिया है, और कई तरह के जो हैं वो टैक्स कट उन्होंने किया है, स्पेंडिंग में भी कट किया है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ाने के लिए, फिजिकल डेफिसिट घटाने के लिए, ट्रेड डेफिसिट घटाने के लिए। तो इसको उन्होंने वन ब्यूटीफुल बिल बोला है। कई कई लोग इसको जो है डिसास्टर्स बिल कहते हैं, ट्रम्प के अनुसार से वन ब्यूटीफुल बिल है। आप देखिए, समय ही बताएगा कि ट्रम्प सही है या उनके विरोधी। What was the code name of the operation of US's attack on Iran's nuclear site in June 2025? ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन अभी रिलेवेंट है, क्योंकि फिर से जो है अटैक करने की ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, आपको मैंने बताया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें कि
बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्च करती है अमेरिका, हजारों किलोमीटर दूर जाकर के वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो छोड़ते हैं और लगभग तबाह कर डालते हैं ईरान के न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट साइट्स को. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर. What was the name of aircraft carrier USA sent to the Arabian Sea in January 2026 to prepare for a possible attack on Iran? मैंने जो बार बार आपको कहा कि ट्रंप ने धमकी दी कि हम तो अटैक कर देंगे आप पे क्योंकि आपके यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर आप गोली चला रहे हो एंड ऑल, एंड आप जो है क्रूअल रेजिम हो, आप जो है न्यूक्लियर डील नहीं कर रहे हो, आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हो, जो भी मतलब आरोप लगा करके वहां पे अटैक करेंगे. इट वॉज अ वेरी सिमिलर जैसे कि उन्होंने सद्दाम हुसैन पे अटैक किया था. कई लोग कहते हैं कि ये तो बहाना है. वहां पे जो है जब से 1979 में जो इरानियन रिवॉल्यूशन हुई है तब से अमेरिका ये मौका ढूंढ रहा है कि कब इस तख्ता पलट किया जाए और अपनी पिट्ठू सरकार को बिठाया जाए. तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा जो है उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, मतलब नेवल शिप जिसपे कि एयरक्राफ्ट उड़ सकती है, लैंड कर सकती है, उसको नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, वो कौन सा भेजा है जहाजी बेड़ा. और वो उन्होंने भेजा है, देखिए विशाल जहाजी बेड़ा है जिसकी किलोमीटर लंबी उसकी रनवे होती है जहां से कि जहाज उड़ सकते हैं, लैंड कर सकते हैं. एक तरह का समझिए कि अमेरिका, छोटा अमेरिका जो है यूरोप, वो ईरान के खाड़ी में पहुंच करके और वहां से वो अटैक करेगा. तो इसका नाम है अब्राहम लिंकन, क्योंकि नेम ही उनके एक्स राष्ट्रपति का, इसलिए याद करना आसान है. In which city World Economic Forum take place in January every year? हर साल जनवरी में दुनिया के who's and who, बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, एमएनसी, थिंक टैंक पहुंचते हैं और चर्चा करते हैं कि दुनिया को कैसे आगे ले जाना है. इसी डावोस में इस बार इतना नाटक हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ट्रंप ने पहले यूरोप को गाली दी और फिर यूरोप ने ट्रंप को गाली दी, कैसे कनाडा ने जो है नई वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, कैसे यूरोप के एक एक लीडर ने ये कहा कि दुनिया बदल गई है और ट्रंप भरोसा करने लायक नहीं है, और ट्रंप ने कैसे पहले धमकी दी ग्रीनलैंड छीनने की और फिर वो कैसे उन्होंने यू टर्न लिया. ये सब डावोस के स्टेज पे ये नाटक हुआ. डावोस स्विट्जरलैंड में है. ये रेस्टोरेंट, यहाँ आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यदि आप यूजीसी नेट जून 2026 साइकिल दे रहे हैं तो इस बार अच्छी खबर यह है कि 2 डोमेन में सेपरेट मॉक होंगे. एक है पॉलिटिकल साइंस जो 3-4 सालों से हो रहे हैं, और फर्स्ट टाइम आईआर में अटेम्प्ट कर रहा हूं. यदि आप इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में आप जून की साइकिल में देना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है अभी, तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है. आप अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट जरूर लिखें पॉल साइंस और आईआर, और भेजें paulsciencehelp@paulsciencehelp.in. गौर से इस ईमेल आईडी को देखें. 15 तारीख तक आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल सकता है. चलिए अब इंडिया की न्यूज पे नजर दौड़ाते हैं जो इस महीने में थोड़ी सबस्टेंशियल है, ज्यादा है. फर्स्ट न्यूज है, हु इज द करंट लोकपाल इंडिया. मैं क्यों पूछ रहा, आप बोलेंगे लोकपाल तो कभी कोई जानता भी नहीं, अब क्या लोकपाल है. आपके जहन में अभी भी ताजा होगी अन्ना हजारे मूवमेंट, और पूरी कंट्री लगता था कि सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती है वो है लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल. ऐसा लगता था कि लोकपाल के बनते ही हर जगह जो है वो करप्शन खत्म हो जाएगी और सब पवित्र हो जाएगा, सब चंगासी हो जाएगी. लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. लोकपाल आए, कभी दिखते भी नहीं है. कौन है लोकपाल, कोई नहीं जानता. और जब ये न्यूज भी आती है तो इसलिए रॉन्ग रीजन से कि लोकपाल बीएमडब्ल्यू कार खरीद रहे हैं. अदरवाइज कभी आपने न्यूज में भी नहीं देखा होगा, उनकी व्यूज भी नहीं सुनी होगी, वो क्या करते हैं कुछ पता नहीं. करने को तो केवल अभी ईडी 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 हमें सुनाई पड़ती है. ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने वहां. लोकपाल जो सबसे बड़ी रक्षक थी करप्शन की, वो कहाँ है पता नहीं. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है लोकपाल हमारे. लोकपाल ये जनाब हैं, इनका नाम है जस्टिस अजय मानी क्राव खानी खानीवलकर. ऑफ कोर्स मराठी होंगे, और जो होते हैं मराठी होते हैं. ये सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जज हैं, और इन्होंने मार्च 2024 में, तो काफी टाइम इनको हो गया है, 2 साल हो जाएंगे, लेकिन इस शांति से लोकपाल एक खामोशी से एक कोने में है, ऐसा ही लगता है. लोकपाल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पॉलिटी में पूछे जाते हैं हर एग्जाम में. कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो तो उसके कितने मेंबर हैं, तो इसके मेंबर 9 हैं, जिसमें से 8 जो हैं फुल टाइम अदर मेंबर्स हैं. एक चेयरपर्सन है जो अभी खानविलकर साहब हैं. तो 9 मेंबर इसके हैं. यहाँ पे आप जरा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें 2 क्लाउज हैं कि 8 में से 50% मेंबर जुडिशियल मेंबर होने चाहिए
और 50% मेंबर्स जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी और वुमेन होने चाहिए। विच इज द हाईएस्ट अर्निंग हिंदी फिल्म ऑफ ऑल टाइम? सम टाइम आपको लगेगा कि अभी जो धुरंधर इतनी हिट हुई और पेपर में भी इस टाइप से आया कि अभी तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी फिल्म सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली पूरे दुनिया भर की यदि टेरिटरी को मिला दे तो वो दंगल थी 2016 आमिर खान की। और जो सेकेंड हाईएस्ट जो फिल्म है वो धुरंधर है, लेकिन चूंकि धुरंधर अभी चल रही तो हो सकता है कि ये दंगल को हरा भी। था दंगल ने पूरे वर्ल्ड में जो है 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया था, और अभी इससे पीछे है धुरंधर। हु इज माधव गाडगिल? माधव गाडगिल एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट इकोलॉजिस्ट थे, जिनकी अभी हाल में डेथ हुई है। उन्होंने जो है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस भी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापना की थी। इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनको कई सारे अवार्ड मिले थे, पद्म विभूषण भी, इनको पद्म भूषण भी मिला था 2006 में। हु इज सर्जियो गौर? यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। ये भारत में यूएसए के नए राजदूत हैं, एम्बेसडर। हु इज अरिहा शाह? ये भी एक अब यूजुअल बात हो गई है। कई जगह ऐसा होता है कि इंडियन दंपति रहते हैं, नॉर्वे हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, कई जगह ऐसा हो चुका है, और उनके बच्चे को छीन लिया जाता है वहां के कानून के अनुसार, जहां पे यह है कि माँ बाप यदि बच्चे को ना संभाले तो गवर्नमेंट संभालेगी। इसी तरह की घटना जो है अरिया शाह के हुई, जब वो केवल 7 महीने की थी तो उनके पेरेंट जर्मनी में थे, आप देख सकते हैं, माँ बाप। और उन पर जो है आरोप लगा। वहां पे हुआ ये था कि अरिहा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके जननांग के बाहर में काफी घाव था। इस पे जो है हॉस्पिटल को शक हुआ, पुलिस केस हुई, और पुलिस ने तहकीकात में यह पाया कि उसके जननांग के आसपास में चोट पहुंचाया गया था। इस बेसिस पे ये हुआ कि माँ बाप जो है बच्चे की अच्छी केयर नहीं ले रहे हैं, और वहां के कानून के अनुसार उनसे माँ बाप से बच्ची को छीन लिया गया और उसको गवर्नमेंट के केयर में रखा गया। तब से वो गवर्नमेंट के केयर में है, और अब ये माँ बाप जो है लड़ रहे हैं, जो कि पिक्चर भी बन चुकी है इस तरह की कहानी पे। और ये भी एक घिसी पिटिया पे कहानी हो गई है। गलती किसकी है, माँ बाप की या क्रूएलिटी है जर्मन गवर्नमेंट की, कहना मुश्किल है जब तक कि पूरे तथ्य पता न चले। यहाँ पे आपको और भी बताना है कि सीयूईटी पीजी 2026 जो मार्च में होने की पूरी संभावना है। यदि आप उस एग्जाम को दे रहे हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने चांसेस को बूस्ट करने का, बाय ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलते हैं ये सारे। आप इसको पढ़ लीजिए। यदि आप इसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। The first president of India inaugurated the renovated Somnath temple on which day? जो मैं पूछ रहा हूं मैं भी बताऊंगा, पहले इसका जवाब सुन लीजिए। ये मई 11 1991 को इस तरीके से खंडहर हो चुका था सोमनाथ टेम्पल, जिसपे कि कितनी बार ही जो है बर्बर अटैक किए गए थे। लास्ट अटैक इस पे जो है महमूद ऑफ गजनी का हुआ था। ऐसा भव्य मंदिर जो है बन के तैयार हुआ आजादी के बाद 1951, और इसकी उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस उद्घाटन को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी में विवाद भी हो गया था। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि एक सेकुलर कंट्री का राष्ट्रपति किसी हिंदू टेम्पल का उद्घाटन करे। वो विवाद आज तक जारी है। यदि आज के डिबेट को लें तो जो बीजेपी पार्टी जिसकी की सत्ता में है, उनका कहना है कि उसी समय से नेहरू जी छद्म सेकुलरिज्म को अपनाते रहे हैं, और जो हिंदूवादी जो भावना है उसको क्रस किया गया है इंडिया में। ये सब विवाद हुई। अभी उसको लेके दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, विच डे महमूद गजनी इन्वेडेड द सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल को इन्वेट किया था उन्होंने जनवरी 8 1026 में। इसकी 1000 सालवीं वर्षगांठ जो है अभी मनाई गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया। इस इवेंट को 1000 साल जो आतताई ने इस पे अटैक किया था महमूद गजनी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तौर पे। उन्होंने कहा कि ये जो अटैक है और उसके बावजूद भी जो सोमनाथ टेम्पल आज भी परचम लहरा रहा है वहां पे हिंदू और हिंदू होने का, वो हिंदू की जो रेजिलियंस है, इंड्योरिंग हेरिटेज है इस धर्म की, कि ये दांतों में जीव के तरह ले रहा। 700 साल मुस्लिम और 200 साल अंग्रेज के शासन के बावजूद भी हिंदू बचे रहे, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आज भी मेजोरिटी में हिंदू हैं। ये हमारी इंड्योरेंस को दर्शाता है ये सोमनाथ टेम्पल।
What is the name of an Indian Navy sailing vessel built using ancient traditional stitched ship building technique? जो मतलब हाथ से सिल करके ट्रेडिशनल वे में जो जहाज पहले बनाए जाते थे, उसको फिर से इंडिया ने एक बार रिवाइव किया उस टेक्नोलॉजी को और बनाया INSV, इंडियन नेवी सेलिंग वेसल, जो कि सेल करने के लिए INSV। कौंडिन्य, कौंडिन्य आप देख सकते हैं, ये ओमान तक की जर्नी इसने की है, हाथ से बुना हुआ स्टीच ट्रेडिशनल मटेरियल से। What is the section 17A of Prevention of Corruption Act 1988? पहले तो Prevention of Corruption Act 1988 को याद कर लीजिए, फिर इसके 17A पे क्या विवाद हुआ देखिए। हुआ ये कि ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये 17A लाया गया। इसमें ये कहा गया कि कोई भी यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाएगा, तभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर जो है पुलिस इंक्वायरी कर सकती है। यदि वो काम उनके काम से संबंधित कोई हो तो उसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसमें जो जो विरोधी थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए, उनका कहना था कि ये करप्ट ऑफिसर को जो है बचाने के लिए गवर्नमेंट लेकर के आई है। इसमें दो जज बेंच में स्प्लिट हो गया, मतलब कोई फैसला हुआ नहीं, एक ने कहा कि ये सही है, एक ने कहा गलत है, तो इसलिए आज भी ये अनरिजॉल्व रह गया। Who was where the chief guest for the 2026 Republic Day function? ये हर बार ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार जो चीफ गेस्ट बने वो यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षा हैं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जिनका नाम है उर्सला वॉन डर लेन, और जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों जो हैं इस बार के चीफ गेस्ट हो। आप देख सकते हैं मोदी जी के साथ वो 26 जनवरी में। ये दोनों जो यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन है क्या ईयू में, ये जान लीजिए। यूरोपियन कमीशन ईयू की गवर्नमेंट है, सरकार है कह लीजिए एक तरीके से, जो हर एग्जीक्यूटिव एक्शन निर्णय लेती है, और यूरोपियन काउंसिल उसकी पूरी पॉलिटिकल हाईएस्ट ऑफिस है, हाईएस्ट ऑफिस, जिसमें कि हर यूरोपियन यूनियन मेंबर के हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेंबर होते हैं, और एक प्रेसिडेंट भी होते हैं। वो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग के लिए बनाई गई है। Who was where the chief guest for the 2026 Republic Day function? Sorry, ये तो हम लोग कर चुके हैं। What was the name of operation by Indian government to evacuate Indian from Iran on the wake of huge protest and civil unrest there? अभी जब हालत वहां बहुत खराब हो गई कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है, युद्ध हो जाएगी, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन किया, उसका नाम है स्वदेश। वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके इंडिया लाया गया। जब आप स्वदेश को याद कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंधु को भी याद कीजिए कि जून में जब एक इसी तरह की सिचुएशन बन गई थी वॉर की, अमेरिका ने अटैक भी कर दिया था, इसराइल ने पहले अटैक किया, फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया, तो उस समय भी इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था अपने लोगों को इवैक्यूएट करने का। तो ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन स्वदेश दोनों याद कर लीजिए। शांति बिल रिसेंटली पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू, शांति बिल आपको लगेगा कुछ शांति की दूत के रूप में है, नहीं, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति ये बेसिकली जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट अब प्राइवेट सेक्टर भी चला सकते हैं, ये उनको एक तरह से अलाउ किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए, शांति बिल। हु वॉज मार्क टली? मार्क टली को हमें बहुत याद करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लविंग ब्रिटिश थे। ये है मार्क टली, जिनका अभी हाल में देहांत हुआ, जनवरी 25, दिल्ली में ही इनका देहांत हुआ। और ये 30-20 सालों तक तो बीबीसी, और 30 से अधिक सालों तक इंडिया में घूम घूम करके ये वॉइस ऑफ बीबीसी और वॉइस ऑफ एक फॉरेनर जिसने इंडिया को अपना घर बना लिया। उन्होंने इंडिया पे ढेर सारी किताब, एक समय में ऐसा होता था जैसे कि इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो कई लोग कहते थे जब तक मार्क टली का आवाज नहीं सुन लेंगे कि इंदिरा गांधी का डेथ हो गया तब तक नहीं बिलीव करेंगे। मार्क टली वॉज द वॉइस ऑफ ऑथेंटिकेटेड न्यूज। मार्क टली की ऐसी आवाज होती थी कि उसको सुन के लोगों को लगता था कि हाँ, इसको कहते हैं न्यूज। इन्होंने जो किताबें लिखी आप देख सकते हैं, इंडिया से कितना प्यार करते थे। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन, फ्रॉम लाज टू राजीव, अमृतसर, मिसेस गांधी लास्ट बैटल, इंडियाज अनएंडिंग जर्नी एंड ऑल लिखने वाले मार्क टली हमारे बीच नहीं रहे। रिसेंटली
इंडिया inked a free trade agreement with which major regional bloc? अभी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो टॉप 2 लीडर थे उनको चीफ गेस्ट बनाया गया 26 जनवरी। ऐसे ही नहीं, क्योंकि उसके ठीक बाद उन्होंने ट्रेड डील साइन किया जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने जो है ट्रेड डील साइन किया। रिसेंटली इंडिया ने ओमान के साथ, यूके के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और यूए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। किया तो यूएस के साथ भी, लेकिन वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि ट्रम्प अजीब टाइप से वो पेश आए हैं। आई डोंट नो उस डील का आगे क्या होगा। व्हाट इज CAQM? ये अब एयर क्वालिटी पे ये क्वेश्चन है। CAQM का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक कमीशन जो कोर्ट ने बनाई थी। एक बॉडी है जो 2021 में बनी है जो मैनेज करती है एयर क्वालिटी नेशनल कैपिटल रीजन, जो 3 महीने नवंबर से लेकर जनवरी तक बहुत ही खराब रहती है। क्यों खराब रहती है ये किसी दिन ज्योग्राफी की जब क्लास होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसका रीजन मेनली जो है ज्योग्राफिकल है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से भी जुड़ी हुई है जो एग्रेवेट होती है। यही CAQM है जो GRAP ग्रैप मैकेनिज्म अपनाती है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कि भाई ये नहीं करोगे, ये एक्टिविटी नहीं करोगे, ये कार नहीं चलेगी, वो ऑड इवन एंड ऑल। This is the last slide, dear student. Which country is the top remittance of foreign source for India? कई वर्षों से यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई और अबू धाबी जो है, वहां के जो इंडियन थे वो सबसे अधिक पैसा भेजते थे इंडिया को। ये हमारा जो इसको बोलते हैं रेमिटेंस फ्रॉम द एक्सपैट्रिएट इंडियन और या NRI वो थी। लेकिन अब यूएसए टॉप कर गई है। यूएसए अब 27% हमारी रेमिटेंस जो फॉरेन एक्सचेंज जो हम अर्न करते हैं, जो हमारे इंडियन वहां से भेजते हैं, उसमें यूएसए 27% है, यूएई अब 19% रह गया है, यूके 10% और सऊदी अरेबिया 6.7%। क्योंकि यूके यूएसए में इतने इंडियन हैं, वो इतना ज्यादा डॉलर भेजते हैं, उसके चलते सबसे ज्यादा हो गया। और चूंकि डॉलर की कीमत जो है बढ़ते जा रही है। Recently, Supreme Court of India declared which right as fundamental right under Article 21, that is right to life and personal liberty. आपको पता है कि फंडामेंटल राइट का दायरा सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से बढ़ाते जाते हैं। अभी सबसे लेटेस्ट उन्होंने जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जो औरतों को हर महीने झेलना पड़ता है, उसको उन्होंने औरतों के लिए फंडामेंटल राइट करार दिया है कि उनको सैनिटरी नैपकिन एंड हाइजीन की सुविधा जो है सरकार को देनी ही देनी होगी, चाहे औरतें कितनी भी गरीब हों। तो ये आप पढ़ लीजिए। और ये जो केस है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में टपक पड़ेगा कि किस केस में डिसीजन से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर फंडामेंटल राइट बना दिया गया मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फिर से आपको याद दिलाना है कि 2 बैच अभी चल रहे हैं यूजीसी नेट की, जो आने वाली है जून 2026 साइकिल, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन है ऑन। अर्ली डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है 15 फरवरी तक, यदि आप इंटरेस्टेड हैं पॉल साइंस में या IR में। तो आप सब्जेक्ट जरूर लिखें, मेल मेल करें टेलीग्राम आईडी मोबाइल नंबर के साथ में paulscience@paulsciencehelp.in। ठीक से स्पेलिंग चेक करें। और यदि आप CUET PG दे रहे हैं मार्च में, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है मॉक टेस्ट सीरीज, तो डेफिनेटली आप अपने जो चांसेस हैं उसको बूस्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके। उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मेल करें टेलीग्राम आईडी नेम मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@gmail.com पे। इस तरीके से आप मुझसे मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। वेबसाइट paulsciencehelp.in, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp.me paulsciencehelp, और ट्विटर या एक्स कह लीजिए आप इसको @paulsciencehelp। तो इजी याद करना। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा। टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।